नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां क्रूरता और करुणा का एक बहुत ही कह सकते हैं अभूतपूर्व संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं 261 ईसा पूर्व की। वो समय जब शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था और सम्राट अशोक का नाम मतलब दूर दूर तक गूंजता था। और पूर्वी तट पर एक छोटा पर स्वतंत्र राज्य था, कलिंग, आज का ओडिशा। यहीं पर एक युद्ध लड़ा गया जिसकी भयावहता ने न सिर्फ उस क्षेत्र का बल्कि शायद पूरे भारतीय इतिहास और विश्व के नैतिक चिंतन का नक्शा ही बदल दिया। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका आधार है वो ऐतिहासिक विवरण, वो शिलालेख और वो व्याख्याएं जो हमें कलिंग युद्ध के बारे में बताती हैं। और उसके बाद सम्राट अशोक में जो एक अविश्वसनीय परिवर्तन आया, उसके बारे में भी। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि ये युद्ध क्यों इतना महत्वपूर्ण था, इसके परिणाम इतने विनाशकारी क्यों रहे, और सबसे बढ़कर कैसे एक भीषण रक्तपात ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक के हृदय को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए इन ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए उस युग की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक से, मौर्य वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। देखिए, अशोक को विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा बड़ी थीं। उन्हें अक्सर चंड अशोक यानी प्रचंड या कहिए निर्दयी अशोक कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्या ये बस बात की कहानियां हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? देखिए, इसमें काफी हद तक सच्चाई लगती है, खासकर अगर हम उनके शुरुआती शासनकाल को देखें तो। अशोक बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त की तरह ही वो साम्राज्य विस्तार को अपना मतलब एक परम कर्तव्य मानते थे। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को मौर्य ध्वज के नीचे लाना। अब जो राज्य उस समय भी स्वतंत्र थे, उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध का सामना करें। ये जो चंड अशोक वाला विशेषण है, ये शायद उनकी इसी दृढ़ और कभी-कभी थोड़ी निर्मम लगने वाली विस्तारवादी नीति की ओर इशारा करता है। सत्ता पाने के लिए जो संघर्ष हुए, जिसमें भाइयों के साथ प्रतिद्वंद्विता की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, वो भी उनकी शुरुआती छवि को थोड़ा पुख्ता करती हैं। और इसी अखंड भारत वाली महत्वाकांक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती थी कलिंग। ये सिर्फ एक छोटा राज्य नहीं था, शायद इसका अपना कुछ अलग महत्व भी था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कलिंग की जो भौगोलिक स्थिति थी, वो उसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती थी। देखिए, ये दक्षिण भारत और गंगा के मैदानों के बीच एक अहम व्यापार मार्ग पर था। इसके जो बंदरगाह थे, वो समुद्री व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी थे, खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार के लिए। और हाँ, कलिंग हाथियों के लिए भी मशहूर था, जो उस जमाने में सेना का एक बहुत जरूरी अंग होते थे। तो आर्थिक रूप से समृद्ध और सैन्य रूप से सक्षम होने के साथ साथ कलिंग की स्वतंत्रता अशोक के एक छत्र साम्राज्य वाले विचार को सीधी चुनौती दे रही थी। मतलब जब तक कलिंग स्वतंत्र था, अशोक का सपना एक तरह से अधूरा था। इसीलिए कलिंग पर विजय पाना अशोक के लिए सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार नहीं था, बल्कि ये उनकी संप्रभुता और साम्राज्य की पूर्णता का प्रतीक भी बन गया था। तो टकराव तो होना ही था, और फिर 261 ईसा पूर्व में मौर्य सेना ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कैसा रहा होगा? हमारे जो स्रोत हैं वो इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत खासकर अशोक के अपने शिलालेख और जो बाद के विवरण मिलते हैं, वो एक बहुत ही भीषण और विनाशकारी युद्ध का चित्र सामने रखते हैं। दया नदी के तट पर धौली के पास बहुत भयंकर लड़ाई हुई। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग के लोगों ने, मतलब सैनिकों ने भी और आम नागरिकों ने भी अपनी आज़ादी बचाने के लिए गजब की वीरता और दृढ़ता दिखाई। उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी, लेकिन मौर्य सेना जाहिर है संख्या बल में, संसाधनों में और शायद सैन्य रणनीति में भी कहीं बेहतर थी। तो ये एक तरह से एक असमान लड़ाई थी, जिसमें आखिर में मौर्यों की ही जीत हुई। और इस जीत की कीमत, जो आंकड़े हम सुनते या पढ़ते हैं, वे तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, और उससे भी कहीं ज्यादा घायल या बंदी बनाए गए, या फिर अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। हाँ, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, उसमें इन आंकड़ों का जिक्र है। 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख निर्वासित हुए, और इससे कई गुना ज्यादा लोग युद्ध की उस भयानक स्थिति से प्रभावित हुए। अब
ये समझना जरूरी है कि प्राचीन काल के आंकड़ों को हमेशा एकदम लिटरल नहीं लिया जा सकता। हो सकता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो जिसका उद्देश्य शायद युद्ध की भयंकरता या फिर सम्राट के पछताप की गहराई को दिखाना हो। लेकिन इन आंकड़ों का जो सांकेतिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। ये दिखाते हैं कि ये कोई मामूली झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण युद्ध था जिसमें अभूतपूर्व मानवीय क्षति हुई। इसने कलिंग के समाज को शायद जड़ से हिला दिया होगा। परिवार उजड़ गए होंगे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई होगी और सामाजिक ताना बाना बिखर गया होगा। ये सिर्फ सैनिकों की मौत नहीं थी, ये एक पूरे जनसमूहों पर आई हुई आपदा थी। युद्ध जीतने के बाद तो अक्सर विजेता जश्न मनाते अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अशोक के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, यहीं से कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। क्या हुआ जब अशोक ने युद्ध भूमि का वो दृश्य देखा? बिल्कुल, यहीं अशोक की कहानी एकदम अलग हो जाती है। ऐतिहासिक विवरण और खासकर उनके अपने शिलालेख यही बताते हैं कि युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध क्षेत्र का दौरा किया तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल दहल गया। चारों तरफ फैले हुए शव, घायलों की चीख पुकार, अनाथ बच्चे, विलाप करती हुई औरतें, जलते हुए घर, इस पूरे विनाश ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अपनी जीत एकदम खोखली और बेकार लगने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि साम्राज्य बढ़ाने की उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उसकी कितनी भयानक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है। पर पहले भी तो युद्ध जीते थे अशोक ने, या उनके पूर्वजों ने भी जीते थे। इस बार ऐसा क्या खास था कलिंग युद्ध में जिसने चंड अशोक को इतना बदल दिया? क्या ये सिर्फ मौतों की संख्या थी? ये बहुत ही अहम सवाल है। शायद ये सिर्फ संख्या का मामला नहीं था, बल्कि उस विनाश की प्रत्यक्ष अनुभूति थी। हो सकता है कि कलिंग के लोगों ने जिस वीरता से मुकाबला किया उसने भी उन्हें प्रभावित किया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा अशोक खुद अपने शिलालेख में कहते हैं, उन्हें गहरा पछतावा हुआ, जिसे वो अनुशोचन कहते हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि ब्राह्मण, श्रमण यानी भिक्षु और गृहस्थ लोग जो सभी नैतिक जीवन जी रहे थे, उन्हें भी इस हिंसा का शिकार होना पड़ा या अपने प्रियजनों से बिछड़ना पड़ा। ये सिर्फ दुश्मन की हार नहीं थी, ये मानवता की हार थी, जिसका दाग सीधे जीतने वाले पर लगता था। इसी तीव्र आत्मग्लानि और पछतावा ने उनके अंदर एक क्रांति ला दी। उन्हें समझ आया कि शस्त्रों से पाई गई विजय सच्ची विजय है ही नहीं। और इसी एहसास के बाद अशोक ने युद्ध और हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, धम्म का मार्ग। लेकिन ये धम्म क्या था? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म अपना लेना था? ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक था। हाँ, ये सही है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और उसे संरक्षण भी दिया, लेकिन उनका धम्म किसी एक धर्म या पंथ तक सीमित नहीं था। ये एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी जो सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित थी। इसमें अहिंसा यानी किसी प्राणी को चोट ना पहुंचाना, सच बोलना, सहिष्णुता यानी दूसरे धर्मों और विचारों का सम्मान करना, माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, दासों और सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दान देना और संयम रखना जैसे सिद्धांत शामिल थे। ये शासन चलाने और व्यक्तिगत जीवन जीने का एक तरीका था जिसका उद्देश्य मनुष्यों और यहाँ तक कि पशुओं का भी कल्याण करना था। अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत विश्वास का मामला नहीं रहा, बल्कि इसे उन्होंने अपनी राजकीय नीति का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल, यही अशोक के धम्म की सबसे अनूठी बात है। उन्होंने इसे सिर्फ उपदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे प्रशासन में लागू करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने धम्म महामत्त नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका काम था साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर धम्म का प्रचार करना, लोगों की नैतिक और भौतिक भलाई का ध्यान रखना और ये सुनिश्चित करना कि जो राजकीय नीतियां बन रही हैं वो धम्म के अनुसार हों। इन अधिकारियों को विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ाने और जरूरतमंदों की सहायता करने का भी काम सौंपा गया था। ये दिखाता है कि अशोक धम्म को एक सक्रिय, जीवंत शक्ति बनाना चाहते थे जो समाज के हर स्तर पर सकारात्मक असर डाले। और क्या बदलाव लाए वो अपने शासन में इस धम्म के तहत? कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी या उसे बहुत सीमित कर दिया। राजकीय रसोई में मांस का प्रयोग कम कर दिया गया। शिकार यात्राओं की जगह वो अब धम्म यात्राएं करने लगे, जहां वो लोगों से मिलते थे और उन्हें धम्म का उपदेश देते थे। उन्होंने लोक कल्याण के बहुत से काम करवाए, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए,
यात्रियों के लिए विश्राम गृह यानी सराय बनवाए, मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए। न्यायिक प्रणाली में भी सुधार लाने की कोशिश की गई, जैसे दंड में एकरूपता लाना और मृत्युदंड पाए कैदियों को अपील या धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ समय देना। ये सब धम्म के व्यवहारिक रूप थे जिनका मकसद प्रजा का जीवन बेहतर और नैतिक बनाना था। और इसी परिवर्तन के साथ उन्होंने अपनी उपाधि भी बदली, चंड अशोक से देवानामप्य प्रियदर्शी। इसका क्या मतलब है और ये क्या दिखाता है? देवानाम प्रियदर्शी का अर्थ है देवताओं का प्रिय जो प्रियदर्शी है, मतलब जो देखने में प्रिय है। ये उपाधि उनके व्यक्तित्व और शासन के नजरिए में आए भारी बदलाव का प्रतीक है। चंड या प्रचंड विशेषण जहां उनके पहली की क्रूरता और सैन्य शक्ति पर जोर देता था, वहीं देवानाम प्रियदर्शी उनकी नई छवि को दिखाता है, एक दयालु, परोपकारी और नैतिक शासक जिसे देवता भी पसंद करते हैं। ये सिर्फ एक नाम या उपाधि का बदलाव नहीं था, ये पूरी विचारधारा का परिवर्तन था। युद्ध और विजय से हटकर शांति, नैतिकता और प्रजा के कल्याण पर ध्यान देना। अशोक ने इस धम्म के संदेश को सिर्फ अपने विशाल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रखा, इसे बाहर भी फैलाया। हाँ, क्योंकि विरासत का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अशोक ने धम्म विजय को शस्त्र विजय से बेहतर माना। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म और धम्म के संदेश के साथ श्रीलंका भेजा, जहां इसका बहुत गहरा असर पड़ा और आज भी है। इसी तरह उन्होंने अपने दूत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया मतलब सीरिया, मिस्र, ग्रीस, बर्मा, म्यांमार और शायद नेपाल और तिब्बत तक भेजे। इन मिशनों ने न केवल बौद्ध धर्म के प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति और विचारों को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाया। अशोक सही मायनों में भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव को राजनैतिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैलाया। तो कलिंग युद्ध अपनी सारी भयावहता के बावजूद एक तरह से विश्व इतिहास के लिए एक वरदान जैसा साबित हुआ। इसे एक महान नैतिक परिवर्तन क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां एक सर्वशक्तिशाली विजेता सम्राट अपनी जीत के शिखर पर पहुंचकर खुद अपनी इच्छा से युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ दे और अपना बाकी जीवन शांति, सहिष्णुता और लोक कल्याण के प्रसार में लगा दे। प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग की कल्पना की थी, वो अशोक में काफी हद तक साकार होती दिखती है। उन्होंने दिखाया कि राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने या दमन के लिए नहीं, बल्कि नैतिक उत्थान और जन कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। कलिंग युद्ध ने विनाश के गर्भ से शांति और करुणा के एक नए युग की शुरुआत की, जिसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया गया। ये घटना सत्ता और नैतिकता के बीच के जटिल रिश्ते पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। और उनकी विरासत आज भी जीवित है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये सब हमें अशोक की तो याद दिलाते हैं। निश्चित रूप से ये प्रतीक सिर्फ ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि उन मूल्यों के जीवंत स्मारक हैं जिन्हें अशोक ने स्थापित करने की कोशिश की थी। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और सार्वभौमिक कल्याण। अशोक के शिलालेख, जो पत्थर पर उकेरे गए उनके धम्म के आदेश हैं, आज भी पूरे भारत में पाए जाते हैं और उस महान सम्राट के विचारों और प्रयासों की गवाही देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि शासन का उद्देश्य केवल शक्ति बनाए रखना नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई और नैतिक मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार क्या निकलता है? कलिंग के युद्ध और अशोक के परिवर्तन की कहानी हमें आखिर क्या सिखाती है? मेरे विचार में इसका सबसे गहरा संदेश यही है कि सच्ची विजय बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर की हिंसा, क्रोध और महत्वाकांक्षा पर विजय पाने में है। अशोक ने यह समझा कि युद्ध आखिर में विनाश और दुख ही लाता है, जबकि करुणा, सहिष्णुता और नैतिक आचरण से ही स्थायी शांति और समृद्धि संभव है। उनकी कहानी ये भी दर्शाती है कि बड़े से बड़ा और कठोर हृदय भी पछतावा और सही दिशा मिलने पर बदल सकता है और एक व्यक्ति का नैतिक परिवर्तन इतिहास की धारा को मोड़ने की ताकत रखता है। ये वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन क्या यह सिर्फ इतिहास की एक अनूठी घटना बनकर रह गई है? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। अशोक का उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज के इस जटिल और अक्सर संघर्षों से भरे विश्व में व्यक्तिगत नैतिक
परिवर्तन और पश्चाताप का वही महत्व और प्रभाव हो सकता है जो अशोक के समय में हुआ था? क्या आधुनिक शासक या सत्ता में बैठे लोग किसी विनाशकारी घटना या अनुभव के बाद अपनी नीतियों और अपनी सोच में इतना गहरा बदलाव ला सकते हैं? या फिर आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हित हैं, जो विचारधाराएं हैं, वो इतनी जड़ हो चुकी हैं कि अशोक जैसा परिवर्तन अब लगभग असंभव है? ये सवाल हमें अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने के लिए जरूर प्रेरित करता है।